हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोलॉइड्स के जो एमसीक्यू है वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अब बिफोर वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, जो नाइन्थ को जो एग्ज़ाम है, 9 मई को जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसमें कोलॉइड्स पूरा सिलेबस में है। मतलब जो स्टार्टिंग हमने किया था वीडियो का, वहाँ से लेके जहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, वहाँ तक हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस है। क्लियर है ये आपको? ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने 100 तक के एमसीक्यू किए थे, आज 101 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द सोल फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड इन एक्सेस टू एक्वियस KI सॉल्यूशन। तो ये तो जो हमारा 100 क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे एक्सेस में क्या है, AgNO3 एक्सेस है। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgNO3 और KI को जब हम कंबाइन करेंगे तो AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा। यस और नो? AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा और AgNO3 एक्सेस में है। तो AgNO3 जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो अनयूज थोड़ा सा बचा रहेगा, तो उसमें से जो कॉमन आयन होगा वो एड्जॉर्ब होगा, है ना। तो AgI प्रेसिपिटेट है, AgNO3 में उसका कॉमन आयन कौन है? Ag प्लस कॉमन है, तो Ag प्लस जो है वो एड्जॉर्ब होगा। सो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। स्टूडेंट बुक में यहाँ पे जो आंसर की में जो ऑप्शन ए दिया है वो गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 102। If the disperse phase and dispersion medium are both liquid, what is the name of such colloidal system? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे तो हमको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन VSQ में या मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इज इमल्जन। इमल्जन में आपका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में होता है। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 103। Select the example of associated colloid। प्रोटीन प्लस वाटर क्या है? एसोसिएटेड है? नहीं, प्रोटीन प्लस वाटर ये तो एक टाइप का मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है। डिटर्जेंट प्लस वाटर, यस दिस इज द राइट आंसर। माइसेल बनता है ना, वो एसोसिएटेड कोलॉइड में होता है। सी और डी इज नॉट द राइट आंसर। तो एसोसिएटेड कोलॉइड में है यहाँ पे डिटर्जेंट प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। By what name is the colloidal system known when the disperse phase is solid and the dispersion medium is liquid? आपका disperse phase solid है और dispersion medium liquid है, तो उस टाइप के colloid को क्या कहेंगे? जेल कहेंगे? नहीं, जेल में आपका disperse phase liquid होता है और dispersion medium solid होता है। इमल्जन में दोनों ही liquid होते हैं। राइट आंसर इज सी, सॉल। सॉलिड सॉल में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड सॉल में आपका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही सॉलिड होता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, सॉल। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 105। 105 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल सोल? रिवर्सिबल सोल किसको कहेंगे? लायोफिलिक कोलॉइड्स को, है ना। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल सोल। तो हमने देखा था लायोफिलिक कोलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या थे? स्टार्च, रबर, गम एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो एग एल्बुमिन है वो रिवर्सिबल सोल में नहीं आएगा। सो राइट आंसर इज ए, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल सोल। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड? इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट या प्रॉपर्टीज दी है वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की प्रॉपर्टी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है डिस्पर्स फेज इज ऑब्टेन इजीली एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये सही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे हमको डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मिल जाते हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड में। इट्स कोएगुलेशन इज रिवर्सिबल, यस रिवर्सिबल प्रोसेस है। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर नियरली सेम एज दोज ऑफ वाटर, ये गलत है। ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है पर कॉमन सेंस की बात है। मान लो प्योर वाटर है, उसकी विस्कोसिटी और जो कोलॉइड बना उसकी विस्कोसिटी क्या सेम रहेगी? नहीं होगी ना। फॉर एग्जांपल आप पानी ले लो और स्टार्च को उसमें मिक्स करो, है ना, तो वो जो स्टार्च सॉल्यूशन बना, उसका जो कोलॉइड बना, उसकी विस्कोसिटी ऑब्वियसली सेम नहीं होगी, विस्कोसिटी बदल जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है अपना ऑप्शन सी। मतलब कि ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की प्रॉपर्टी नहीं है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन सेम नहीं होता है, वो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना।
सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107. 107 में विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोलीमर मॉलिक्यूल्स लाइक कोलॉइड. तो स्टूडेंट्स, जब हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कोलॉइड्स की, तो उसमें हमने पहला ही प्रॉपर्टी देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. और मैंने आपको बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ये प्रॉपर्टी शो करता है, पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम है. तो उसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन अच्छे से नहीं कर पाते हैं. पर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 108. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल डेल्टा एच और डेल्टा एस की क्या कंडीशन होगी, ये पूछा है. अब ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ. देखो, माइसेल जब बनता है तो होता क्या है, सेम टाइप का जो पार्ट है, जैसे कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो सेंटर में आ जाता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो सेंटर में आ जाता है. तो मतलब कि सेम टाइप के पार्ट्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्जन होना चाहिए, पर रिपल्जन नहीं हो रहा है. मतलब कि वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ये चीज़ करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब आपका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं. सो मतलब ये हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी और सी तो निकल गया. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और डी, जिसमें कि डेल्टा एच पॉजिटिव दिया गया है. और अगर हम डेल्टा एस की बात करें, एंट्रोपी की, तो अगर हम कोलॉइड के पार्टिकल्स मतलब कि डिटर्जेंट पे अगर हम फोकस करें सपोज, तो डिटर्जेंट्स पहले तो अलग अलग थे, फिर वो माइसेल बन गए, मतलब एंट्रोपी घटनी चाहिए. उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी होना चाहिए. पर ऑप्शन डी इज़ नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. मतलब कि एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है. तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ी कैसे, अगर हम डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो तो कोएगुलेट हो रहा है, रेंडमनेस उनका कम हो रहा है ना, ऑर्डरनेस बढ़ रहा है. तो एंट्रोपी तो नेगेटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, तो उसका रीज़न ये है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो एंट्रोपी ऑफ मीडियम प्लस एंट्रोपी ऑफ डिस्पर्स फेज का कंबाइन इफेक्ट है. तो यहाँ पे जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसका एंट्रोपी पॉजिटिव आ रहा है. तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल जो एंट्रोपी है वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं. ऐसा क्यों किया, तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ. इतना डिटेल में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, पर क्वेश्चन आया है तो हम डिस्कस कर रहे हैं. समझो, माइसेल अपने आप बनता है, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है ही. माइसेल अगर अपने आप बन रहा है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा. तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो ये कब होगा, जब आपका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ही तो ये होगा ना. तो इसका ये एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया कि जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसके लिए उसका जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव आ रहा है. ऑफ कोर्स डिस्पर्स फेस का एंट्रोपी नेगेटिव है, पर डिस्पर्जन मीडियम का इफेक्ट ज़्यादा है. सो ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव. सो राइट आंसर इज ए. देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 109. ये अपना हार्डी-सूल्स रूल है. ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में रिपीट हो चुका है. फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज आयन उसको कोएगुलेट करेंगे. जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी होगा. तो यहाँ पे भी ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आप देख सकते हो कि जो फॉस्फेट है उसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सल्फेट और उसके बाद क्लोराइड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110. Which of the following involves dispersion and condensation both? कौन से मेथड में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होता है? अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड देखा है, वो वीडियो देखा है, तो मैंने आपको बताया था ब्रेडिक्स आर्क मेथड में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. पेप्टाइजेशन में, एक्सेसिव कूलिंग में, हाइड्रोलिसिस में ऐसा नहीं होता है. बेसिकली हाइड्रोलिसिस और एक्सेसिव कूलिंग में कंडेंसेशन ही होता है, उसको सिर्फ कंडेंसेशन कहते हैं. पेप्टाइजेशन में डिस्पर्जन होता है पर उसमें कंडेंसेशन नहीं होता है. पर ब्रेडिक्स आर्क मेथड में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होता है.
Next we have question number 111. 111. For preparing lyophobic sole, which of the following condensation method is not included? अब स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, पर अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो टेक्स्ट बुक में 3 मेथड दिया है, केमिकल मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन, है ना। पर अगर हम JEE नीट लेवल पे देखें तो मेथड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक है कंडेंसेशन मेथड और एक है डिस्पर्जन मेथड। तो डिस्पर्जन मेथड में ब्रेडिक्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन आता है। कंडेंसेशन मेथड में केमिकल मेथड है। जो केमिकल मेथड है वो कंडेंसेशन का एक टाइप है। और भी टाइप है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इतना जो हमने डिस्कस किया उस हिसाब से हम कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है नॉट इंक्लूडेड, मतलब कौन सा इसमें से कंडेंसेशन नहीं है। तो ब्रेडिक आर्क मेथड इज नॉट अ कंडेंसेशन मेथड। उसमें कंडेंसेशन होता है, ऐसा नहीं है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में कंडेंसेशन होता है, पर बेसिकली ये डिस्पर्जन मेथड है। ऑप्शन ए जो है प्रिपरेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो ये केमिकल मेथड का एग्जांपल हुआ, मतलब ये कंडेंसेशन है। मैंने जैसे कहा कंडेंसेशन में दूसरे भी मेथड है, पर वो मेथड हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए नहीं है। तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और एक्सेसिव कूलिंग ये कंडेंसेशन मेथड का एग्जाम्पल है। हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर याद कर लेना। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में कंडेंसेशन होता है, पर बेसिकली इट इज़ अ डिसइंटीग्रेशन मेथड। So for this question, answer is D. Question number 112. What will happen when some water is added to the solution of sulfur prepared in alcohol? अगर सल्फर जो अल्कोहल में बनता है उसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? सस्पेंशन ऑफ सल्फर विल बी ऑब्टेन, नहीं। कोलॉइडल सल्फर विल बी ऑब्टेन, यस, कोलॉइडल सल्फर बनेगा। ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सल्फर विल बी ऑब्टेन, नहीं। पेप्टाइजेशन बनेगा, नहीं। राइट आंसर इज बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113. द मेथड फॉर कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल पार्टिकल बाय स्टरिंग देम इन अ डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? अगर हम कोई कोलॉइडल पार्टिकल में, मतलब प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करें तो उसको क्या कहेंगे? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का ये डेफिनेशन है ना। सो दैट इज पेप्टाइजेशन। आंसर इज बी। ये गुजकैट में पूछा था 2016 में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन ही है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करना बाय मिक्सिंग विद डिस्पर्जन मीडियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज पेप्टाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव 114. व्हेन 2 to 3 drops of dilute HCl are added to freshly prepared precipitate of ferric hydroxide, reddish brown colored colloidal sol is obtained. What is the name of the phenomena? जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में डाइल्यूट HCl के 2 या 3 ड्रॉप ऐड करते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है तो उसको क्या कहेंगे? अगेन इट इज़ अ पेप्टाइजेशन। पिछला जो क्वेश्चन था 113 उसके जैसा ही है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका प्रेसिपिटेट है और HCl एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है, सो इट इज पेप्टाइजेशन, ऑप्शन ए। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन 115. टू व्हाट डज द फिनोमिना ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड ओ इन द बॉडी, ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है उसको हम क्या कहेंगे? सो उसको हम कहेंगे डायलिसिस। ये भी जब हमने डायलिसिस का वीडियो बनाया था उसी में ये चीज़ डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट वी हैव 116. To what do blue color of the sky and red color of sunset owe? Scattering of sunlight. Option B, scattering of light by dust particle present in the atmosphere. Reflection of blue color by impurities present in sea water. या scattering of light by ozone layer. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ये जो स्कैटरिंग होता है वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की वजह से होता है। कौन सा पार्टिकल? डस्ट पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी। ये जो स्काई का ब्लू कलर है, हमने एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड या कोलॉइड अराउंड अस का जो वीडियो था उसमें ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। देन क्वेश्चन नंबर 117. टू व्हाट डज ब्राउनियन मोमेंट ओ? कोलॉइड की जो प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोमेंट वो क्या है?
एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड, क्या ये एंथैल्पी चेंज की वजह से है? नहीं। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल, मूवमेंट तो है पर क्या ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल की वजह से है? नहीं। ब्राउनियन मूवमेंट होता किसकी वजह से है? तो ये उसकी वजह से तो नहीं है। मूवमेंट होता है पर उसकी वजह से नहीं है। ब्राउनियन मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो वो नहीं है। अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, अट्रैक्शन की वजह से है? नहीं। इट इज़ ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। हाँ, ऑप्शन डी मैंने बताया था ना आपको, कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट होता है। डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल है वो डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल के साथ कंटिन्यूसली टकराते हैं, उसकी वजह से है। तो इट इज़ अ कोलिजन between molecules of dispersion medium and disperse phase. Option is D. The next is 118. When a beam of light is passed through a colloidal solution, on what does the color of the light beam depends? Options: size of particle, mass of particle, प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल, स्पेस बिटवीन पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर होगा साइज ऑफ पार्टिकल। अगर आपको याद है तो हमने जब कलर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तब हमने एक एग्जांपल लिया था गोल्ड के सोल का, कैसे उसका कलर चेंज होता है। जैसे जैसे साइज़ का पार्टिकल हम इंक्रीज़ करते हैं ना तो कलर भी उसका चेंज होता है। अगर आपको याद हो तो रेड टू ब्लू एंड देन फाइनली गोल्डन, तो किसकी वजह से हुआ था कलर चेंज? साइज़ की वजह से ना। तो आंसर इज ए, साइज ऑफ पार्टिकल। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 119. Which of the following statement is not suitable for mechanical property of colloidal soul? Zigzag motion of colloidal particle is called Brownian movement. It is the direct demonstration of kinetic theory that molecules are in motion continuously. ये दोनों तो related है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। Brownian movement is the mechanical property, है ना। Brownian motion is observed due to unequal impact between molecules of dispersion medium and colloid particle, ये भी सही है। There is no change in Brownian motion even if the size of colloidal particle is increased, ये गलत हुआ। मैंने आपको बताया था पार्टिकल की साइज जितनी ज़्यादा होगी मूवमेंट, वो जो स्पीड है वो उतना ही कम होगा। दो फैक्टर पे स्पीड डिपेंड करती है, एक तो साइज ऑफ पार्टिकल एंड दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा और साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही मूवमेंट या जो स्पीड है मूवमेंट की वो कम होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत स्टेटमेंट है और यहाँ पे ये राइट स्टेटमेंट है ना। Okay, then next we have question number 120. Which of the following helps in digestion of fat in the stomach? Options are emulsification, dialysis, dilution, all of the above. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है emulsification. See, dialysis तो blood purification में होता है, डाइल्यूशन यहाँ पे आएगा नहीं। आंसर इज इमल्सिफिकेशन। अगेन ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है पर अगर आप याद कर सको तो ठीक है। Then next we have question number 121. What is the name of the process if colloid associate and changes into insoluble precipitate? तो यहाँ पे उसको हम कहेंगे कोएगुलेशन, है ना। कोलॉइड को हम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कोएगुलेशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 122. What is the name of the process when concentration of electrolyte is low and colloidal particle associate but do not precipitate? अब ये जो पार्ट है हमारे टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आंसर आएगा बी, फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन वर्ड हमारे टेक्स्ट बुक में है पर वो क्या है, फ्लॉक्यूलेशन और कोएगुलेशन में जो डिफरेंस है वो टेक्स्ट बुक में बराबर से बताया नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं एक्सेस में तो उसका कोएगुलेशन हो जाएगा, है ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कोएगुलेशन मतलब उसका प्रेसिपिटेशन। पर अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन हमने थोड़ा सा कम रखा है तो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है वो न्यूट्रल होंगे कुछ पार्टिकल्स और वो एग्रीगेट होंगे। पर ये स्टेज में वो रिवर्सिबल एग्रीगेशन होगा, मतलब वो एग्रीगेशन वापस
टूट भी सकता है। तो इस चीज़ को कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन। ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपके जो पार्टिकल्स है ये सेटल डाउन नहीं होंगे, पर एग्रीगेशन होगा, पर ये एग्रीगेशन रिवर्सिबल होगा, उसको कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन। जब इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है, तब उसको कोएगुलेशन कहते हैं। जो प्रेसिपिटेट बने वो सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लॉक्यूलेशन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 123। फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ वुंड बिकॉज। तो मैंने आपको बताया था जो कोलॉइड अराउंड अस का जो हमारा वीडियो था, कोलॉइड अराउंड अस, मैंने उसमें आपको बताया था कि ब्लड एक टाइप का कोलॉइड है और उसमें हम फेरिक क्लोराइड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो जो ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो कैसे होता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन, है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ब्लड है वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है कि नहीं। ब्लड जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो फेरिक क्लोराइड में जो आपका Fe3+ है वो उसको कोएगुलेट करता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जो हमारा कोलॉइड अराउंड अस का जो वीडियो था उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। सो फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ वुंड बिकॉज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड ऑफ ब्लड गेट कोएगुलेटेड बाई Fe3+ आयन। ऑप्शन ए जो है वही हमारा राइट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। Next question, question number 124. Which of the following electrolyte is most effective in coagulation of gold soul? तो यहाँ पे भी हार्डी-सूज़ रूल की बात की है, पर यहाँ पे जो आपका गोल्ड सोल है, मैंने आपको बताया था उसका चार्ज हर बार एग्जाम में दिया हो वो ज़रूरी नहीं है, आपको वो टेबल याद रखना है। तो गोल्ड सोल जो है उसका चार्ज क्या है वो यहाँ पे दिया नहीं, आपको याद होना चाहिए। उसका चार्ज होता है नेगेटिव, ये फैक्ट है, आपको याद रख लेना है। गोल्ड का जो सोल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको किस टाइप का आयन उसको कोएगुलेट करेगा, पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें कौन से पॉजिटिव आयन की वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, बस हमको वो ढूंढना है। तो आप देखो ऑप्शन में है MgCl2, मतलब कि वहाँ पे Mg2+ रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर K4FeCN6, तो यहाँ पे K+ है, K4 है, वो 4 तो नंबर ऑफ आयन्स है क्योंकि FeCN6 के ऊपर 4- है, K के ऊपर प्लस चार्ज है ना। तो यहाँ पे Mg2+ होगा, 2+, K+ होगा, Na+ होगा और Na3PO4 में भी Na+ होगा। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसके पास है, Mg के पास है ना। तो Mg2+ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि आपका जो गोल्ड सोल है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पे हिंट में भी ये दे रखा है, पर एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा, आपको याद होना चाहिए। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हम 25 क्वेश्चन ही लेने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द ब्राउनियन मोमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। ब्राउनियन मोमेंट किस टाइप की प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। वीडियो में हमने क्लियर कट ये बात को डिस्कस किया है, इट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो चार्ज की वजह से, जो इलेक्ट्रोफोरोसिस और जो चार्ज का प्रॉपर्टी था वो था। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट और कलर की बात होती है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मोमेंट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम 126 से कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि जो हमारा टेस्ट है 9 मई को जो टेस्ट है उसका सिलेबस में कोलॉइड पूरा आ जाएगा। तब तक हम सारे MCQs भी डिस्कस कर लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।